इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन ग्रेविटी हम पढ़ रहे थे। हमने कहा था कि ग्रेविटी G इज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट सरफेस ऑफ अर्थ। रिपीट करेंगे एक बार, अर्थ है। अब देखिए यहां जो वैल्यू है आपने बता दी है, इस वैल्यू को हम G कहेंगे, G सरफेस। समझ आ गया? G सरफेस क्या है हमारे पास? 9.81 मीटर पर सेकेंड। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, इफ H इज लेस देन R, अगर H की वैल्यू लेस देन R है, दैट इज H इज इक्वल टू 0 to 10 और 20 किलोमीटर। मेरी बात समझ गए? समझ आ गई होगी। 10 से 20 किलोमीटर तक की बात की जाए, देन H इज नेग्लिजिबल। H को सीधा नेग्लेक्ट कर दो, देन H इज नेग्लिजिबल। H नेग्लिजिबल होगा। मैं ये कहता हूं बेटा, आपने देखिए एक फॉर्मूला पढ़ा था, जी एच इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर रेज टू पावर -2। बोलो पढ़ा था कि नहीं? सॉरी 2, ठीक है। ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था। यहाँ एच की वैल्यू सीधा 0 पुट करो तो जी एच क्या आएगा? जी आ जाएगा। मतलब मैं ये कहता हूँ 100 मीटर ऊपर ग्रेविटी क्या होगी? ग्रेविटी जो सरफेस पर है वही ले लेंगे हम। समझ आ गया ये पॉइंट? इसका मतलब ये है कि अगर H की वैल्यू बहुत कम है तो ग्रेविटी में वेरिएशन तो आता है, पर इतना ज्यादा नहीं आता कि आप उसमें उसको डिफरेंशिएट कर उसको ज्यादा करोगे तो आप सॉरी अगर ज्यादा करते हो तो कितना जाएगा? 8.9 तक चला जाएगा, सॉरी 9.7 तक। 9.7 और 9.8 में कोई खास फर्क नहीं है। समझ गए? या फिर मान लीजिए आपने 1-2 किलोमीटर तक की बात की, ये तो मैंने 10 किलोमीटर की बात कर ली है। अगर आप 1 या 2 किलोमीटर की बात करोगे तो 9.8 ही शो करेगा। यहां पर भी 9.8 है, वहां पर भी 9.8 है। मतलब थोड़े से किलोमीटर के लिए तो आप वैल्यू चेंज नहीं करोगे। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट यहां लिख रहा हूं, इफ H इज लेस देन R, H R से छोटा है और इसमें भी लेस देन R करेंगे, दैट इज H इज ग्रेटर देन 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर लिख लो, एंड लेस देन 400 किलोमीटर या 350 किलोमीटर। बोला था मैंने 350-400 किलोमीटर तक। अगर रेंज ये है 20 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक की रेंज है, उस केस में आप क्या कहोगे? H अपॉन R इज वेरी स्मॉल। समझ गए? बट हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे और हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा? जी एच इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2H अपॉन R। क्या ये बात सभी को समझ आ गई? पॉइंट क्लियर है? फॉर्मूला करा दिया था ये हमने बाइनोमियल से। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ देखिए, इफ H इज ग्रेटर देन 400 किलोमीटर लिख दूं। अगर H की वैल्यू 400 किलोमीटर से ज्यादा है, देन H अपॉन R इज नॉट नेग्लिजिबल। उस केस में H अपॉन R नेग्लिजिबल, H अपॉन R इज नॉट नेग्लिजिबल। और उस केस में आपने फॉर्मूला लगाना है, जी एच इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर रेज टू पावर। दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है, दोनों से आंसर अलग अलग आते हैं। एक न्यूमेरिकल हमने कराया था, शायद आपको याद होगा, कराया था ना, वो न्यूमेरिकल आपको याद भी होगा। यहाँ क्लियर है? सभी को समझ आ गया? क्लियर है भैया? आपने अपना ग्रुप नाम ऐड करा लिया? जरूरी है क्योंकि लेक्चर उसी में जा रहे हैं। ठीक है, साफ करें। देखिए अगला पॉइंट पढ़ रहे हैं, इफेक्ट ऑफ डेप्थ। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? इफेक्ट ऑफ डेप्थ। देखिए इफेक्ट ऑफ
डेप्थ ऑन ग्रेविटी, इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन ग्रेविटी। ग्रेविटी पर डेप्थ का क्या इफेक्ट है? देखिए, आपने ये कहा कि भाई ये अर्थ है, अर्थ की रेडियस को आपने आर बताया, ये सरफेस है, जी सरफेस, फॉर्मूला क्या था? जी एम अपॉन आर। कोई डाउट है यहां तक? कोई डाउट नहीं है? या देखिए, स्टेप टू स्टेप मैं आपको बताता हुआ जा रहा हूं, ठीक है। हम कह देते हैं रो बी डेंसिटी ऑफ अर्थ। हम क्या ले लेते हैं? रो बेटा अर्थ की डेंसिटी ले लेते हैं। बेटा डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। हमने क्या कह दिया? अर्थ का मास कितना ले लेते हैं? m बता देता हूं मैं, क्लियर। अपॉन वॉल्यूम करेंगे तो क्या होता है? वॉल्यूम स्फीयर का, स्फेरिकल ले रहे हैं, मास ऑफ अर्थ आ जाएगा आपके पास रो इंटू 4/3 पाई आर की। मास ऑफ अर्थ मालूम हो गया। हम कहेंगे ग्रेविटी एट सरफेस, ग्रेविटी एट सरफेस, G इज इक्वल टू जी एम अपॉन, होता है ना, मास की वैल्यू पुट करूं या हमने यहां वैल्यू पुट करी तो क्या हो गया बेटा? G रो 4/3 पाई आर। क्लियर? क्लियर है भाई? भाई आर क्यूब है, आर स्क्वायर होगा, कैंसिल हो जाएगा, एक ही पावर बचेगी ना, सीधा फॉर्मूला लिख दिया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दिया हमने। क्लियर? अब हम ये कह रहे हैं कि हम डी डेप्थ में जाते हैं। कितनी डेप्थ में जा रहे हैं? डी डेप्थ में जा रहे हैं। हम यहां से नीचे की तरफ जा रहे हैं, सरफेस से ये डी डेप्थ में चले गए, मतलब ये हमारे पास रेडियस क्या बची बेटा? अब ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है ना, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि अब जैसे कि ये ऑब्जेक्ट यहां आ गया ना, पहले ऑब्जेक्ट तो यहां रखा था, अब ऑब्जेक्ट यहां आ गया, तो इससे बाहर का जो मास है वो नहीं लेना। मेरी बात समझ रहे हो? पॉइंट क्लियर हो गया। और इसके अंदर का जो ये मास है ना, इस मास को मैं क्या कह देता हूं बेटा? एम डैश, स्मॉल एम ले लो या एम डैश। स्मॉल एम तो हम इस ऑब्जेक्ट का मास लेकर चलते हैं, ठीक है। एट डेप्थ डी, ग्रेविटी जी डी लिख दूं, याद रह जाएगा, जी डी डेप्थ पर है। फॉर्मूला क्या होगा बेटा? जी मास कितना है डी डेप्थ पर अर्थ का? एम मास नहीं लेंगे, क्या लेंगे? अर्थ अगर छोटी भी हो गई तो भी तो ग्रेविटी बदलेगी। मेरी बात समझ गए? अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, बिल्कुल सही है, आर माइनस डी स्क्वायर, क्योंकि एम डैश मास आर माइनस डी स्क्वायर का है। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ? आर माइनस डी रेडियस का ही तो है ना एम डैश मास, पुट कर दिया, काम खत्म। अब हमने एम डैश निकालना है भाई। मास का फॉर्मूला अभी अभी तो पढ़ा था, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई, अब वॉल्यूम तो बदल गया, वॉल्यूम तो इतना ही तो लेना है, जितनी अर्थ है उतना ही वॉल्यूम लेना होगा। हमने वी डैश लिख दिया, और अगर वी डैश करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। हमारे पास एम डैश आ गया, वैल्यू पुट करूं, क्या आ जाएगा हमारे पास? जी डी, बोलो क्या होगा? जी रो आर माइनस डी क्यूब अपॉन आर माइनस डी स्क्वायर। सही है? यहां तक लिख के दिखाऊं या समझ जाओगे? ये हमने बता दी वही इक्वेशन नंबर सेकंड। समझ आ रहा है सबको? दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूं, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं बेटा। जी डी अपॉन जी इज इक्वल टू, इस इक्वेशन के नीचे ये लिख रहा हूं, जी कैंसिल, रो कैंसिल, 4/3 कैंसिल, पाई भी कैंसिल, क्या बचा यहां? पक्का? देखो ध्यान से, जी डी इज इक्वल टू जी इंटू, जी ऊपर ले गया, 1 माइनस डी अपॉन आर, अलग अलग लिख दिया।
ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ये है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी विद डेप्थ। यहां स्पेशल केस ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखूंगा बस, ठीक है। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया बेटा g माइनस जी को इधर लेकर आया, जी डी माइनस जी इंटू डी अपॉन क्या आ गया, इसको मैंने लिख दिया डेल जी, चेंज इन ग्रेविटी। कोई डाउट है? इनिशियल ग्रेविटी सरफेस पर थी, फाइनल ग्रेविटी डी डेप्थ पर है, तो फाइनल ग्रेविटी माइनस इनिशियल ग्रेविटी को क्या बोला था, चेंज इन ग्रेविटी। मैं इसको लिख देता हूं चेंज इन ग्रेविटी, चेंज इन ग्रेविटी। कोई डाउट नहीं है। इज इक्वल टू ये लिखा हुआ माइनस जी इंटू डी अपॉन आर। जी सरफेस की ग्रेविटी थी, क्या कभी बदल दोगे? 9.81 रहेगी हमेशा। रेडियस ऑफ अर्थ क्या कभी बदल दोगे? नहीं बदल सकते। डी तो बदल सकते हो। आप कहोगे कि हम डेप्थ में जा रहे हैं, आधी रेडियस पर जा रहे हैं, 1/4 रेडियस पर जा रहे हैं, डी तो आप मूव करोगे तो अपने आप चेंज हो जाएगी ना। अरे मेरी बात समझ आ गई? इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, डेल जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डी। अब माइनस क्यों लिखा? डिक्रीज इन ग्रेविटी। नेगेटिव साइन किसको शो करेगा? डिक्रीज को शो करेगा, बस और कुछ नहीं है। नेगेटिव साइन का मतलब है कि जब आप डेप्थ में जाएंगे तो ग्रेविटी डिक्रीज होगी, अगर आप डेप्थ में जाएंगे तो ग्रेविटी। अरे कल आपने पढ़ा था कि आप हाइट पर जा रहे हो तो भी ग्रेविटी क्या हो रही थी, डेप्थ में जा रहे हो तो भी ग्रेविटी। इसका मतलब मैक्सिमम ग्रेविटी कहाँ है? सरफेस पर। सरफेस से ऊपर जाओगे तो भी डिक्रीज होगी, सरफेस से नीचे जाओगे तो भी डिक्रीज होगी। रूल समझ आया? सभी को समझ आ गया? जितना डेप्थ में जाओगे चेंज इन ग्रेविटी उतनी ही बढ़ती हुई चली जाएगी, या आप सीधा कह सकते हो चेंज इन ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। समझ आ गया? या फिर माइनस जी, माइनस मतलब नेगेटिव ऑफ ग्रेविटी, डिक्रीज इन ग्रेविटी। हाउ मच डिक्रीज इन ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, ये भी कह सकते हो। समझ आ गया? एनी डाउट? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? मान लीजिए मैं एक और पॉइंट ले लेता हूं, ये तो मैंने चलो आपको बता दिया। एक आता है परसेंटेज चेंज इन ग्रेविटी, फॉर्मूला बताया था मैंने, बोलो क्या था? डेल जी अपॉन जी मल्टीप्लाई बाई 100। ये क्या था? परसेंटेज चेंज इन ग्रेविटी। पता होना चाहिए भाई, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला यही होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100। भाई जैसे लॉस और गेन प्रॉफिट परसेंटेज निकालते थे, क्या करते थे भाई, आपने खरीदा था वो इनिशियल प्राइस था आपका, बाइंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, उसके बाद आप बेच रहे हो वो सेलिंग प्राइस, वो फाइनली था, और उन दोनों को कंपेयर करके निकालते थे। क्या करते थे? सेलिंग माइनस बाइंग अपॉन बाइंग मल्टीप्लाई बाई 100, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाई बाई 100। सभी का परसेंटेज का यही फॉर्मूला होता है और कुछ नहीं होता। यहां भी हमने कहा इनिशियली सरफेस पर हमारी ग्रेविटी जी है, डेप्थ पर गए बदल गई जी डैश जी डी, जो भी आप लिखना चाहते हो, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाई बाई 100। ये सिंपल सा परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। परसेंटेज पर मतलब होता है 1, सेंट का मतलब होता है 100। सबसे पहले आपने वो यूनिटरी मेथड पढ़ा था, यूनिटरी मेथड पहले एक के लिए निकालिए, है ना। सेकंड थर्ड क्लास में बच्चों को सिखाते हैं कि भाई अगर 10 रुपए के 20 आम आते हैं तो सबसे पहले 1 रुपए का कितना आएगा, 20/10। फिर 50 के कितने आएंगे, मल्टीप्लाई बाई 50। 100 के कितने आएंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। दैट इज यूनिटरी मेथड। परसेंट का मतलब भी वही होता है, पर का मतलब क्या होता है, 1। समझ आ गया? अरे समझ आ गया? इफ ग्रेविटी इज जी then change in gravity del g. If gravity is 1 then change in gravity, if gravity is 100 then multiply by, नहीं आया समझ में? पहले पर निकालिए उसके बाद सेंट निकालिए, दैट इज परसेंट। एग्जैक्ट लॉजिक ये होता है इसका। हम बोल देते हैं परसेंट, मतलब समझ नहीं आता कि होता क्या है।
समझ गए? तो ये बात जरूर याद रखना, परसेंट का यही फॉर्मूला है। अब आपने क्या देखा, डेल जी, ये जो जी डी अपॉन जी निकाला था आपने, डेल जी आपने निकाल दिया था, यहां अपॉन जी करोगे ये जी नीचे आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई बाई, अगर आप परसेंटेज चेंज इन ग्रेविटी निकालते हो तो परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू डेल जी अपॉन जी मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन आर मल्टीप्लाई बाई 100। बोलो होगा कि नहीं होगा? अब ये कहां से लिखा, यहां देखो, ये जी नीचे आएगा तो माइनस डी अपॉन आर आएगा कि नहीं? अरे डेल जी अपॉन जी की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस डी अपॉन, मैंने लिख दिया इसकी जगह माइनस डी अपॉन आर। आपसे पूछा कि 20 किलोमीटर नीचे ग्रेविटी बताइए, डी की जगह 20 रख दो भाई। नहीं आया समझ में? आ गया ना? आपसे कह दिया जाता है कि हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ पर ग्रेविटी बताइए, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब आप यूं डेप्थ में जा रहे हो, r/2 पर बतानी है, d इज इक्वल टू r/2 पुट कर दो यहां 50%, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपने आधी करी है तो आधी तो जाए ग्रेविटी, डेप्थ में भी तो आधी में गए हो आप। नहीं आया समझ में? क्लियर है ना? सभी को समझ आ गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्लियर है? चलो मान लीजिए मैं कह देता हूं कि आप यहां से चलते चलते सेंटर पर पहुंच गए, सेंटर ऑफ अर्थ, तो क्या होगा? 0। d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? r। d इज इक्वल टू r नहीं है, ये d इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा। आप यहां से चले, आपको यहां तक पहुंचना है, तो d कितना कवर करके गए? r। d की वैल्यू r पुट करिए बेटा उस फॉर्मूले में जो ये लिखा हुआ है ना जी डी, ये रहा, d की जगह r पुट करो, r माइनस r आ गया ना 0। समझ गए सभी? तो ये थर्ड पॉइंट, शायद सेकंड चल रहा था वहां पर, थर्ड पॉइंट यहां बता रहा हूं मैं, ठीक है? एट सेंटर ऑफ अर्थ, क्या बोल रहे हैं बेटा? सेंटर ऑफ अर्थ, d इज इक्वल टू r, g सेंटर, क्या बोला जाएगा बेटा? 0। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है? सभी को समझ आ गया होगा? पक्का? कोई डाउट है तो अभी बता दो। हो गया क्लियर? मैं आपको एक ग्राफ करा रहा हूं अब, ठीक है? ग्राफ को ध्यान से देखना। ग्राफ बिटवीन, किस किस के बीच में कराएं बेटा? डेप्थ, सॉरी, ग्राफ बिटवीन G विद R। ग्रेविटी का ग्राफ बनाना है, किसके साथ बनाना है? R के साथ। R मतलब डिस्टेंस, ठीक है? तो देखिए, ये है बेटा सेंटर, ये है इसकी रेडियस, ये आ गया सरफेस, ठीक है? अगर मैं यहां चला गया तो ये क्या है? हाइट, बिल्कुल सही है। अगर इधर चला गया तो ये क्या है? डेप्थ। पॉइंट क्लियर हुआ? सभी को समझ आ गया? चलो शाबाश। ये हाइट है और ये डेप्थ है, मालूम होना चाहिए आपको। मैं ग्राफ बना रहा हूं, अगर ये पॉइंट आपको समझ आ गया तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। मैंने इधर ले लिया बेटा R, इधर ले ली मैंने ग्रेविटी, ओके? ये हमारा हो गया ओरिजिन। एक बात बताइए, ये जो लाइन बनाई हुई है, इधर हमने R बनाया, इस पॉइंट पर हम R को क्या लें? सेंटर कहां से ले जाती है? डिस्टेंस कहां से ली जाती है? सेंटर से। अगर पॉइंट यही लिया तो सेंटर पर है, R क्या हो गया? सेंटर पर ग्रेविटी क्या बताई थी? 0। आपने कहा था G सेंटर, क्या कहा था बेटा? पॉइंट क्लियर हो गया? सबसे पहला पॉइंट यहां है। अब आप बाहर की तरफ यूं निकल रहे हो, मीन्स R इंक्रीज। R इंक्रीज मतलब जितना आप बाहर की तरफ जाओगे ग्रेविटी क्या होगी? इंक्रीज। हमने क्या कहा था? ग्रेविटी इन डेप्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। बोलो कहोगे कि नहीं? मैंने कैपिटल R नहीं लिखा, स्मॉल r लिखा। क्या लिखा है?
स्मॉल आर। क्यों लिखा है पता है? शायद आपको याद होगा जी डी इज इक्वल टू जी इंटू क्या लिखा था मैंने, आर माइनस डी अपॉन आर। ये जो आर माइनस डी है ना, यहां आर माइनस डी को हमने स्मॉल आर बता रखा है। आर माइनस डी जितना ज्यादा बढ़ेगा ग्रेविटी उतनी ही ज्यादा होगी, ये जितना कम होगा ग्रेविटी उतनी ही, मतलब हम डेप्थ के अंदर जाएंगे तो डी बढ़ाएंगे, आर माइनस डी कम होगा तो ग्रेविटी कम ही हो रही थी। हम डेप्थ में जाएंगे, क्या कहा था, ग्रेविटी कम होती है, डेप्थ में जाएंगे तो क्या बढ़ेगा, डी बढ़ेगा। अगर डी बढ़ा तो आर माइनस डी क्या होगा, स्मॉल। अरे आर तो फिक्स है ना, मान लो ये आर हमारा 6400 किलोमीटर है, ये तो है ही फिक्स। अब डी की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ाओगे तो 6400 में से जितना ज्यादा माइनस करोगे ओवरऑल बची हुई वैल्यू तो कम होगी ना। समझ आ गया? हम चाहते हैं कि आर बढ़े, ये आर बढ़ेगा कब, जब डी क्या होगा, कम। बोलो आया कि नहीं समझ? क्लियर? डी कम कब होगा, जब हम बाहर की तरफ निकलेंगे और हमारी ग्रेविटी बढ़ेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमने क्या लिखा है ये, और आप ये भी कह सकते हो जी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर माइनस। एनी डाउट? कोई डाउट है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे आता है बेटा? अरे कैसे आता है? स्ट्रेट लाइन। अब हम बढ़ा रहे हैं कहां तक, सरफेस तक। कहां तक बढ़ा रहे हैं, बोलो? ये डेप्थ हो गया, लिख दूं डेप्थ, विच इज लेस देन कैपिटल आर लिख दूं। इस पॉइंट को क्या लिख दूं, लिख दूं रेडियस के बराबर हो गया। कैमरामैन पूरा आ रहा है वीडियो। चलो देखो यहां वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहां बोलो। देखिए ग्राफ बनाते हो तो स्टैंडर्ड ग्राफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं भी कोई भी लाइन बनाई और कैसे बना दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप यहां लिखोगे ये ग्रेविटी है ना, यहाँ जी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर माइनस डी लिख सकते हो। इसके बिहाफ पर आपने ये स्ट्रेट लाइन कर्व बनाया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाया। ये सरफेस है, यहां से आप इसको डायरेक्ट डॉट डॉट करके मिलाओगे और इस वैल्यू को लिखेंगे g इज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैक्सिमम। इससे ज्यादा तो मेरे हिसाब से कहीं नहीं होती। कोई डाउट है? मतलब जो हमने पढ़ा वो सारे पॉइंट इस ग्राफ में लिख देंगे। मैं आपको बता देता हूं, एग्जाम का पैटर्न यही होता है। जब टीचर चेक करता है एग्जाम और आपने ग्राफ को बड़े स्टैंडर्ड पैटर्न से बनाया, टीचर सबसे पहले जो आपने बना रखा है उसको देखेगा। जो आप वहां थ्योरी लिख रहे हो ना, उससे ज्यादा वो ग्राफ से इंप्रेस होगा। वो यहां देख लेगा कि आपने क्या क्या लिखा। आपने यहां फॉर्मूला सही लिखा, जी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर माइनस डी। आपने यहां सही लिखा जी मैक्सिमम क्या होता है 9.81 आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पर। अब आप बाहर जाओगे तो आर को क्या लिखोगे बेटा, यहां आर इज ग्रेटर देन आर। अरे इस आर से ज्यादा होगा ना, आप हाइट पर जाओगे तो। अब इसके लिए ग्राफ बनाना है, इसके लिए क्या करना है, अब इसके लिए हाइट का फॉर्मूला। अभी तो एच बहुत कम है, क्या बोल रहा है मैंने, अभी तो एच बहुत ही कम है। थोड़ा सा ग्राफ यूं निकालना है आपने, थोड़ा यूं आगे, जहां एच कम होता है 8-10 किलोमीटर तक की जो बात करते हैं, उसमें क्या होता है, कभी भी कोई ग्रेविटी में चेंज शो नहीं करना है। मेरी बात समझ गए? मतलब ग्रेविटी 9.8 है तो 9.8 ही हम लेकर चलेंगे, इससे ऊपर ग्राफ नहीं निकल। बट उसके बाद देखेंगे हमने क्या पढ़ा था बेटा, जी एच, बोलो क्या कर रहे थे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो जी एच इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर पढ़ा था। मतलब आप हाइट बढ़ाओगे ग्रेविटी कम होगी, हाइट इंक्रीज 1 माइनस है ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आफ्टर देन आपने क्या पढ़ा था, जी एच इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर रेज टू पावर 2। बोलो पढ़ा था कि नहीं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ग्राफ हल्का सा नीचे जाएगा और उसके बाद हाइपरबोलिक बन जाएगा। कैसा बन जाएगा बेटा, हाइपरबोलिक। समझ आ गया? जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। एनी डाउट? कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? तो ये हमारे पास ग्राफ था। या फिर आप इसको सीधा लिख सकते हो, ये वाली इक्वेशन के लिए जी एच इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर स्क्वायर, ये भी बता सकते हो आप।
मेरी बात समझ गए? क्योंकि जब आप इस इक्वेशन का सॉल्यूशन करोगे तो मैं आपको बता देता हूं जी आर स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वेयर आएगा। करके देखना, मैं इसको अगर अलग अलग लिखूंगा तो आर स्क्वेयर ऊपर आएगा, ये आएगा आर प्लस एच होल स्क्वेयर। आ गया बेटा? ये इक्वेशन आएगी, ये कांस्टेंट है, या प्रोपोर्शनलिटी साइन करोगे तो आर प्लस एच का होल स्क्वेयर, मतलब हम आर प्लस एच को ही तो आर मान रहे हैं। अगर आप देखोगे पॉइंट यहाँ लिया तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपने क्या कही, स्मॉल आर कही है ना, और वो वैल्यू क्या हो गई, आर प्लस एच। बोलो हो गई कि नहीं? मतलब जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर, जो मैंने पहले लिखा था, आप वो भी लिख सकते हो। पॉइंट क्लियर हो गया? आप वो भी लिख सकते हो, क्योंकि ग्रेविटी सरफेस की कांस्टेंट है 9.81 और आर भी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट हटाओगे तो कौन सा साइन लगेगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन। पॉइंट क्लियर हुआ? सभी को समझ आया? कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट नहीं है? तो ये हमारा ग्राफ हो गया। इस ग्राफ को यहां टच करके मत दिखाना कहीं पर भी, समझ गए? समझ आ गया होगा? ये ग्राफ यूं पैरेलल ले जाकर यूं डॉट डॉट करके छोड़ देना बस। आगे हम बताएंगे कि कहाँ टच करना है, आगे हम जहां सैटेलाइट पढ़ाएंगे तब। अभी आगे टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं, ठीक है, हम उसमें आपको बताएंगे। तो क्या यहां तक समझ आ गया आपको? इफेक्ट ऑफ हाइट पता चला, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी पता चला आपको? चलो ठीक है, एक दो इफेक्ट और कराते हैं, एक दो इफेक्ट और है। इफेक्ट ऑफ रोटेशन, इफेक्ट ऑफ रोटेशन। अगला टॉपिक क्या है बेटा? इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन ग्रेविटी। देखिए बेटा, हमें पता है पोलर एक्सिस पर अर्थ रोटेट कर रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। मेरी बात समझ गए? आपको तो ओमेगा भी मालूम होना चाहिए वैसे तो, ठीक है। रेडियस बता दिया हमने, मास ऑफ अर्थ बता दिया। ओमेगा क्या है? 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड एंगुलर वेलोसिटी। बिल्कुल सही है। और टाइम पीरियड ऑफ अर्थ आपको मालूम है, अरे कितना होता है एक रोटेशन 24 आवर? अरे डे प्लस नाइट टाइम कितना होता है? एक रोटेशन कंप्लीट ही तो होता है। यही तो अर्थ, हम अर्थ पर ही तो है, पक्का पता है? तो फिर कंफ्यूजन किस बात का है? 24 आवर्स होता है ना, तो एंगुलर वेलोसिटी भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें 2 और पाई दोनों की वैल्यू मालूम है। 24 आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और निकाल लेंगे, ठीक है। चलो देखिए, मैंने कहा कि ये क्या है? अर्थ की एक्सिस है, पोलर एक्सिस, जहां पर वो रोटेट कर रही है, ठीक है। ये क्या है? पोलर एक्सिस। क्लियर? अब आपने ग्लोब देखा होगा, चलो ठीक है, मैं यहां बता रहा हूं मैं आपको इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड। यहां पर इफेक्ट ऑफ रोटेशन लिखा है, इसको बोला जाता है इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड क्या होता है कि आप किसी भी पॉइंट पर है, मान लीजिए, आप मान लीजिए आपकी लोकेशन यहां है, ये आपकी लोकेशन है। आपने क्या किया? अर्थ के सेंटर का जो प्लेन है, इक्वेटर जो प्लेन है, इक्वेटर प्लेन का आपकी लोकेशन के साथ जो एंगल बना है, इक्वेटर प्लेन का आपकी सेंटर लोकेशन के साथ जो प्लेन बना है, एंगल बना है, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। आपकी लोकेशन अलग पॉइंट पर होगी, आपका लैटिट्यूड अलग होगा। आपकी लोकेशन जहां पर भी, अर्थ की आप किसी भी लोकेशन पर है, आपका लैटिट्यूड अलग होगा। ग्लोब देखा होगा और आपने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा 9th 10th तक। मेरी बात समझ गए? ये आपका लैटिट्यूड है, द एंगल बिटवीन इक्वेटर प्लेन टू द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ योर पोजिशन टू द सेंटर ऑफ अर्थ। समझ आ गया? दैट इज लैटिट्यूड।
अब ध्यान से देखिए, मैंने कहा अगर ऑब्जेक्ट यहां है, आप बताएंगे भाई साहब, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि अगर आप यहां हैं, क्लियर, आप जंप कर जाते हैं तो आप कहां गिरेंगे? आपकी लोकेशन यहां है, आप जंप कर गए यूं, मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आप यहां से जंप कर गए, अब आप कहां जाओगे? कौन से पॉइंट पर? यहीं पर ही, बिल्कुल सरफेस पर ही आओगे। आपको अपनी लोकेशन मालूम है ना, 23 डिग्री पर है हम, पता है 23 डिग्री पर। मान लीजिए यहाँ 23 है, आप जंप करते हो तो यहीं तो गिरते हो या कहीं और पहुंच जाते हो? मैं बच्चों से पूछता हूं, मैं कहता हूं बच्चे आपने यहां से जंप किया, वो कहता है कि सर यहां चले जाएंगे। वहां क्या है? अर्थ तो यही है, ये कंप्लीट अर्थ है। वो इसको भूल जाता है कि ये क्या है, वो नीचे ही अर्थ समझ लेता है। मेरी बात समझ गए? अगर आप कहीं से भी जंप करोगे तो जाओगे कहां? अर्थ पे ही जाओगे। जिस पॉइंट से जंप किया उसी पॉइंट पर गिरोगे, ठीक है? आप भी कंफ्यूज हो गए, शायद यहां से कहीं और ही पहुंचने वाले थे, है ना, पैराबोलिक पाथ से। चलो ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो, आपने मान लीजिए यहां से जंप किया तो आप कहां जाओगे? वापस इसी पर। क्यों? क्योंकि आप फोर्स लगा हुआ, ग्रेविटी किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। क्या मेरी बात समझ आ गई आप सभी? ग्रेविटी कहां लग रही है? टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि आपका वेट भी इधर लग रहा है, जो mg आप कहते हो। समझ आ गया? चलो ठीक है, वेट लग रहा है। हमने एक बात और बताई है कि अर्थ रोटेट कर रही है। अगर अर्थ रोटेट कर रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगा हुआ है बाहर की तरफ। अरे यहां सेंट्रीपिटल बताओगे कि नहीं? अब अर्थ रोटेट करने का जो सिस्टम है वो ये है, यू रोटेट कर रही है। आप ऐसे रोटेट नहीं कर रहे हो, मेरी बात समझ गए क्या कह रहा हूं? इस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहे हो। मान लीजिए जैसे कि ये कोई भी स्फेरिकल अर्थ है, आप यहां हो, अब ये यूं घूम के जा रही है, तो आप ऐसे रोटेट कर रहे हो। समझ आ गया? मतलब आप ये जो रेडियस है स्मॉल आर, अलग अलग रेडियस ले रहा हूं, ये वाली रेडियस को क्या बताया था मैंने? अरे समझ आ रहा है कि नहीं? यहां से यहां तक अर्थ की रेडियस को क्या बताया था बेटा? सभी को समझ आ रहा है? अब ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है अर्थ के सरफेस पर, ये कितनी रेडियस पर कर रहा है? क्या इस बात में किसी को डाउट है? पक्का? अगर ये यूं रोटेट कर रहा है, मान लीजिए मैं एक स्टोन लेता हूं, एक रस्सी से बांधता हूं और यूं घुमाता हूं, कहां लगेगा फोर्स? बाहर की तरफ, सेंटर से बंधा हुआ है, सेंट्रीपिटल लगेगा। तो इसका फोर्स यहां लगा, कितना लगा? Fc, जिसकी वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? mv² अपॉन, और इसका फॉर्मूला क्या है? mr⍵²। अरे एंगुलर वेलोसिटी v = r⍵v तो होती है, v की जगह r⍵ पुट करोगे, r²⍵², एक कट गया। नहीं आया समझ में? यहां क्लियर है? अब एक पॉइंट पर ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है और उस पर दो फोर्स लगे हुए हैं, एक mg और एक mr⍵²। तो भाई रिजल्टेंट तो क्या होगा इनका? डायगोनल। अरे दो फोर्स लग रहे हैं, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? इनका डायगोनल होगा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगना चाहिए हमारे हिसाब से तो। अरे लगना चाहिए कि नहीं? तो वही लगा रहा हूं मैं, और कुछ नहीं करूंगा। इफेक्ट तो है, अगर ये अर्थ रोटेट ना करे तो पूरा फोर्स ग्रेविटी की तरफ लग जाएगा। अब तो ग्रेविटी पर कोई ना कोई तो इफेक्ट डाल ही रहा है। समझ गए? मान लीजिए आप यहाँ इक्वेटर पर हैं, मान लीजिए आप इक्वेटर पर हैं, mg कहाँ लग रहा है? अंदर की तरफ, और ये कहाँ लग रहा है? एक दूसरे के एकदम अपोजिट हो गए। अरे हो गए कि नहीं? अगर आप पोल पर हैं, यहां पर हैं, एक फोर्स यहां तो Fc तो लग ही नहीं रहा, एक्सिस पर कभी कोई फोर्स थोड़ी लगता है सेंट्रीपिटल, रोटेशन पड़ा था ना। अरे टॉर्क कहाँ लगता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अरे समझ रहे हो कि नहीं? पॉइंट क्लियर हुआ? चलो ठीक है, इसको छोड़िए, अभी इसके बारे में तो मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है? पहले ये पढ़ लेते हैं बेटा। ये एंगल लैम्बडा है, ये इसके पैरेलल लाइन है, ये एंगल क्या हो गया बेटा? ये कितना बचा? पक्का? चलो आप क्या झूठ बोलोगे, तुमने कह दिया, हमने मान लिया। देखो हम ये कह रहे हैं
एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, इनके बीच में एंगल है 180 माइनस लैम्बडा, पक्का। मैंने इसको बोला एम जी, इसको बोला मैंने एम आर ओमेगा स्क्वायर, रिजल्टेंट इनका डायगोनल, ये क्या हो गया आर रिजल्टेंट। समझ आ गया। आप सोच रहे हो इसकी तरफ क्यों झुकाया, इसकी तरफ क्यों नहीं झुका दिया। आप ओमेगा की वैल्यू निकाल के देखना, बहुत छोटी आएगी 1/289, मैं बता देता हूँ। आप सोच रहे हो रटी हुई है ना, वैल्यू निकाल के देखना 1/, बहुत कम होती है ये वैल्यू। ग्रेविटी की 9.81, इसको निकालोगे 3 डेसिमल से भी ज़्यादा पहुँच जाएगा भाई। बोलो पहुँचेगा कि नहीं, पहुँच जाएगा ना। और वो कितनी है 9.81, उसके रेस्पेक्ट में ये नेग्लिजिबल है। इसका मतलब यहाँ जो फोर्स लग रहा है ना बहुत छोटा है, और यहाँ जो लग रहा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। और आपको पता है रिजल्टेंट किसकी तरफ झुकता है, ज़्यादा फोर्स की तरफ। सिंपल सी बात है, क्लियर है। मतलब मैं कहूँ तो यहाँ से जो फोर्स लगेगा वो इधर लगा दूँ बेटा, और इस फोर्स को बता दूँ एम जी डैश, नई ग्रेविटी के साथ बता देते हैं कि ठीक है। हम कह देते हैं कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा रहा हूं बेटा, एम जी डैश रिजल्टेंट इज इक्वल टू, क्या होता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला, √(a² + b² + 2ab। ए क्या है हमारे पास एम जी, चलो जी एम जी स्क्वेयर। अरे किसी को डाउट हो तो अभी रोक देना बेटा, डाउट है। बी क्या है हमारे पास, एम आर हो गया प्लस 2ab एम आर ओमेगा स्क्वेयर। कोई डाउट, कोस बिल्कुल सही है 180 माइनस। प्रॉब्लम है किसी को, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बेटा जरूरी नहीं है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ यहां, ऐसा जरूरी नहीं है। रिजोल्यूशन भी कर सकते थे, रिजोल्यूशन भी कैसे करते, रिजोल्यूशन कैसे करते, रिजोल्यूशन इसको आगे बढ़ाते, बढ़ा देते, यहां ये एंगल क्या बन जाता है बेटा लैम्बडा, इसके रिजोल्यूशन करते तो एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस लैम्बडा, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट। माइनस कौन सा करना पड़ता, जो इसके अपोजिट है, सीधा लिख देता मैं। उससे भी हो सकता था, मेथड बहुत सारे हैं, मैंने आपको एक मेथड करा दिया, ठीक है। क्या हो गया, एम जी डैश इज इक्वल टू बेटा देखिए एम इंटू एम स्क्वेयर, यहाँ भी एम स्क्वेयर होगा, यहाँ भी एम स्क्वेयर होगा, बाहर आ जाएगा, अंडर रूट से बाहर तो एम ही आएगा। क्या बचा यहाँ पर, जी स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर ओमेगा की पावर 4 2g आर ओमेगा स्क्वेयर, और बेटा ये माइनस लिख देता हूँ कोस लैम्बडा। कोस 180 माइनस लैम्बडा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, माइनस कोस लैम्बडा लिख दिया, एम से एम कैंसिल, जी डैश आ गया, जी डैश आ गया। बस आर मालूम नहीं है, क्योंकि आर आपने कहा कि सर हम यहाँ रखेंगे तो आर अलग होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो आर अलग होगा, बट आर निकाल तो सकते हैं। ये क्या है लैम्बडा, ये क्या था, ये रेडियस मालूम है, या परपेंडिकुलर था। अरे बेटा अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, रेडियस मालूम है, तो ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। आर इज इक्वल टू क्या कह सकते हो, आर कोस लैम्बडा। बोलो हो गया कि नहीं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। लैम्बडा यहाँ बना हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, समझ नहीं आ रहा, यहाँ क्लियर है। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर दो, जी डैश इज इक्वल टू जी स्क्वेयर प्लस ओमेगा की पावर 4 कोस स्क्वेयर लैम्बडा माइनस 2g आर ओमेगा स्क्वेयर कोस स्क्वेयर लैम्बडा। हो गया, अरे हो गया कि नहीं, वैल्यू निकाल दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। मेरी बात समझ गए, आगे सॉल्यूशन करिए। अगर फिर भी समझ ना आए तो इससे आगे हम कल की क्लास में करा देंगे, ठीक है बेटा।